हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ यूज में आते हैं और कैसे उनको इफेक्टिवली यूज करना होगा हमारे डार्ट प्रोग्राम के अंदर। तो देखो, फंक्शन या इसको आप बोल सकते हो मेथड, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मिल ही जाता है, या तो फंक्शन नेम से या मेथड नेम से। और इनका मेन रोल क्या होता है कि जो आपके उस पर्टिकुलर क्लास की रिडंडेंसी होती है उसको कम करने के लिए, यानी कि रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्लास के अंदर हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके क्लास के अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत बार यूज में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, ये 4 लाइन का कोड है जो 10 बार आप उस प्रोग्राम में यूज करने वाले हो विद डिफरेंट वैल्यूज या फिर एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर प्रोग्राम। आप उसको यूज करने वाले हो, तो वो आप क्या करोगे नॉर्मल कोडिंग के हिसाब से, आप उन 4 लाइन का जो इंस्ट्रक्शन है, 4 लाइंस ऑफ कोड आप बार बार रिपीट करोगे उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर विद डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो आपका कोड का जो रिडंडेंसी है वो बढ़ रहा है, यानी कि एक चीज को अगर देखा जाए तो आप 10 बार लिख रहे हैं, जहां पे एक चीज को एक बार लिख के भी 10 बार एग्जीक्यूट करवा के हम काम कर सकते हैं। और ये इस चीज को अचीव करने के लिए हमको हेल्प करता है फंक्शन। तो जो भी कोड आपका रीयूजेबल है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर से, तो आप उसको एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और जहां पे भी उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है तो वहां पे उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। तो जो फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके अंदर जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जो भी आप लॉजिक बिल्ड करते हो उस फंक्शन के अंदर, वो कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। और जो हमारे मेन प्रोग्राम से जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस चीज को बुलाया जाता है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और प्रीवियस क्लास में हमने वैर, डेटा टाइप्स, डायनामिक डेटा टाइप, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें जो रिडंडेंट यहाँ पे अननेसेसरी है, उन सबको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर है, रन टाइम में हम क्लासेस क्रिएट करेंगे, क्लासेस में हमारा लॉजिक पार्ट जो है वो बिल्ड करेंगे, और उसमें जो रिडंडेंसी है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आता है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे कहीं से भी, तो ये कुछ रिटर्न करके लाता है या नहीं लाता है। तो अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ आपको वो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूशन में लाना है, आपको रिटर्न कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे वॉइड लिखेंगे। ठीक है, और फिर आता है आपका फंक्शन नेम। फंक्शन नेम जो भी आपका फंक्शन है, माय फंक्शन। ठीक है, और फिर आता है मेथड इन्वोकेशन या फंक्शन इन्वोकेशन, कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ रिटर्न टाइप, फिर जो भी आपका आइडेंटिफायर है उस फंक्शन के लिए, मतलब जिस नाम से उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जिससे कि आप यूनिकली, अगर आप 10 फंक्शंस क्रिएट करते हो, 20 फंक्शंस क्रिएट करते हो, तो जितने भी फंक्शंस आप क्रिएट कर रहे हो तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेम देना पड़ेगा, यूनिक नेम देना पड़ेगा, अगर एक स्कोप के अंदर आप उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ क्लास, माय क्लास, इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो वो जाएगा वॉइड प्रिंट नेम। मतलब ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, पहली बात तो। देन इस फंक्शन का नाम है प्रिंट नेम, तो जब भी आप प्रिंट नेम कॉल करोगे तो ये फंक्शन के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, मतलब यहाँ कॉलिंग हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है, देन ये मेथड इन्वोकेशन है। अभी इसका रोल समझ में आएगा कि ये क्यों फंक्शन के पीछे आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको आगे पैरामीटर्स ऐड डाउन करने होंगे अगर रिक्वायर्ड रही तो। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने फंक्शन क्रिएट किया, मतलब यहाँ मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, ये कहलाता है आपका डेफिनेशन। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन, जहाँ पे आप लॉजिक डिफाइन करोगे उस फंक्शन का, और ये हो जाता है डिक्लेरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलिंग की। तो अब मेरा मेन फंक्शन तो यहाँ पे है, तो पहले मेरे को इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, देन ही मैं इस क्लास के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। ये हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली क्लास में देखा था। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया था, माई क्लास ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको भी समझेंगे कि यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग क्यों हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अभी कंस्ट्रक्टर को बना के भी देखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी इन एंड ऑल क्या है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक तरह से फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ,
माई क्लास, सेम नाम से अच्छा है, ठीक है। यहाँ मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, माई सी डॉट प्रिंट नेम, ठीक है। तो ये इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया, ये हो रहा है आपका फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो यहां से हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। और कैसे हो कॉल हो पा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारे क्लास के अंदर है, तो हमने पहले इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया एंड देन उसके अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ रन कर रहे हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ गया, वेलकम टू डार्ट, एंड फिर आ गया आपका WS क्यूब टेक। अभी तक पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है कि आपने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्रिएट करना कैसे है, डिक्लेयर कैसे करना है, डेफिनेशन कैसे देनी है और कॉल कैसे करना है, ये सब तो समझ में आ गया। जो मेन यूज था कि आपको 10 जगह इसको यूज करना है या 20 जगह अगर कोई कोड को यूज करना है उसके लिए आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो फिर यहाँ क्यों क्रिएट किया। देखो अब समझना है कि मैं प्रिंट नेम करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब यानी कि मेरे को ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। अभी आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो, आगे चल के हम इसी चीज को यूज करते हुए बड़े बड़े सेट ऑफ कोड को एक फंक्शन में अलॉट करेंगे एंड देन उस समय आपको इसका जो यूज है वो और अच्छे से समझ में आएगा, या उस समय इसका जो रोल है वो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। तो अभी मैं सिर्फ चाहता हूं कि यार मैं बार बार प्रिंट करूं, कोई भी नाम अगर प्रिंट करवाना है तो मैं बार बार प्रिंट करके लिखूं, इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, इस फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन कर देता हूं एंड जहां भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार भी मैं प्रिंट नेम को कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ किया, अब सपोज दैट यहाँ कुछ सेट ऑफ कोड आपने लिखा, ठीक है, मतलब सेट ऑफ कोड आपने लिखा, उसके बाद फिर से आपको जरूरत पड़ी प्रिंट करवाने की, तो आप फिर से क्या करोगे, माई सी डॉट प्रिंट नेम, ठीक है। तो ये फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये क्या कर देगा, WS क्यूब टेक को प्रिंट कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि जब मैं पहली बार प्रिंट कराऊं तो कुछ और प्रिंट हो, दूसरी बार कराऊं तो जो वैल्यू मैं चाहता हूं प्रिंट करवाने के लिए वो प्रिंट हो। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना होगा, सो दैट जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं साथ में एक वैल्यू दूंगा जो मैं चाहता हूं कि वो प्रिंट हो। तो क्या करना है, आपको इस फंक्शन में आना है और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और अब जहां अपन नेम प्रिंट करवा रहे हैं ना, वहां सिंपल सा नेम को कॉल कर देना है। तो जहां पे मैं WS क्यूब टेक प्रिंट करवा रहा था वहां मैंने सिर्फ नेम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई है कि जो भाई आपने यहाँ पे फंक्शन लिया है ना, उसमें पहले तो कोई वैल्यू पैरामीटर में मांगी नहीं जा रही थी, लेकिन अब आपने उसको चेंज कर दिया और यहाँ पे आपने कह दिया है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू हमको चाहिए। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये साथ में एक स्ट्रिंग वैल्यू लेके ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा जो भी मेरे को प्रिंट करवाना है, जैसे मेरे को करवाना है WS क्यूब टेक, पहले तो ये प्रिंट करवाना है, देन नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाना है फ्लटर, ठीक है। अब फिर सेट ऑफ कोड लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं फिर से क्या करूंगा, माई सी डॉट प्रिंट नेम, यहाँ मैंने प्रिंट करवा देना है रमन, ठीक है। फिर मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने फिर से किया माई सी डॉट प्रिंट नेम और यहाँ पे मैं ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब जब भी मेरे को उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कॉल करना था तो मैंने वो कोड या मैंने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार नहीं लिखे, मैं हर बार विद डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइप मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ फंक्शन को कॉल किया विद डिफरेंट वैल्यूज, फिर इस जगह पे कॉल किया विद डिफरेंट वैल्यू, फिर इस जगह पे कॉल किया, फिर इस जगह पे कॉल किया। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉलिंग करते हैं, जैसे आपने यहाँ से कॉल किया, तो सीधा ये कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन में जब गया तो ये जो नेम वाला जो वेरिएबल है ना, इसमें जो आपने अपनी वैल्यू प्रोवाइड की, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया है WS क्यूब टेक, तो ये जो नेम वाला वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, WS क्यूब टेक स्टोर हो जाएगा। एंड देन जो आपने इसमें फंक्शन में जो भी डेफिनेशन दी, हमने सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन दी है, आप आगे चल के इसको मल्टीपल लाइन के लिए यूज करने वाले हो, ठीक है। एक लाइन के लिए हम फिर भी बार बार लिख सकते हैं, लेकिन जहां बार बार 10-20 लाइन एक बार यूज में आ रही है या 4 लाइनें बार बार यूज में आ रही है, एक से ज्यादा लाइनें यूज में आ रही है, उस केस में हम फंक्शन को यूज करेंगे ही, ठीक है। तो यहां से मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, अभी मैं आपको एक एक्चुअल में ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवा के भी दिखाऊंगा। तो यहां सिर्फ वो प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया तो नेम प्रिंट हो जाएगा। तो नेम के अंदर अभी क्या है, WS क्यूब टेक। जब सेकंड टाइम कॉल होगा प्रिंट नेम तो वो साथ में क्या लेके आ रहा है, फ्लटर। तो अब इस नेम के अंदर क्या स्टोर है, फ्लटर स्टोर है, तो अब यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, फ्लटर प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम रमन प्रिंट हो जाएगा, फिर फोर्थ टाइम रामानुजन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो जहां कहीं भी आपको अपनी क्लास के अंदर कोई भी कोड की रिडंडेंसी लग रही है जो जिसको आप रीयूजेबल बना सकते हो, मतलब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बार बार लिखे जा रहे हैं, इसकी जगह मैं इसको रीयूजेबल बना के इसको बार बार यूज किया जा सकता है, लिखेंगे एक बार लेकिन एग्जीक्यूट हम मल्टीपल बार कर सकते हैं।
तो उस केस में हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, यानी कि फंक्शन को क्रिएट करेंगे, उसमें अपनी डेफिनेशन देंगे जो बार बार रिपीट हो रही है, और जहां जहां उस पर्टिकुलर कोड को मेरे को एग्जीक्यूट करवाना था, जहां से मैंने कोड को हटा दिया, मैंने उसको फंक्शन में अलॉट कर दिया है, तो उन सभी जगहों से मैं उस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वेलकम टू डार्ट, तो हम सबसे पहले प्रिंट करवा रहे हैं वो वेलकम टू डार्ट है ही है। उसके बाद में जितनी बार भी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसने मेरे लिए क्या कर दिया है, वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एडिशन। मैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना चाहता हूँ कि जब भी मेरे को थ्रू आउट द क्लास कहीं पे भी एडिशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस एडिशन का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ, मतलब कि वो लिखने वाला हूँ, तभी वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो ये जो चीज है ये भी क्या है, एक रिडंडेंट है। मतलब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर 10 जगह मेरे को एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो मैं 10 जगह एडिशन का कोड नहीं लिखूंगा, मैं एडिशन का कोड एक फंक्शन में लिख दूंगा, और जब कभी भी मेरे को एडिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, और वो फंक्शन उस एडिशन के कोड को एग्जीक्यूट करवा के मेरे को रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब यहां समझना जरूरी है कि जहां हम प्रिंट करवा रहे थे, कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, वहां सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करवाना था, वहां कुछ एग्जीक्यूशन पे रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा था, और अगर रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो मेरे को उस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम एडिशन करवा रहे हैं, यहाँ पे इस फंक्शन में हम एडिशन एग्जीक्यूशन में लाएंगे, मतलब एडिशन परफॉर्म करवाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो सम क्रिएट होगा, मतलब सम जनरेट होगा, उन जो भी दो वैल्यूज आप दोगे उनको एडिशन करने के बाद में एक सम जनरेट होगा, और ये मेरे को जहां से मैं कॉल करवा रहा हूँ वहां से मेरे को रिटर्न में चाहिएगा ही चाहिएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न टाइप में दूंगा इंट, क्योंकि ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू, दो वैल्यूज को ऐड तभी कर सकते हो जब वो दोनों आपस में इंटीजर है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग होता है तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने रिटर्न टाइप दे दिया इंट। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो और फंक्शन के रिटर्न टाइप में आप वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप मेंशन कर देते हो, तो आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होता है, एंड दिस रिटर्न स्टेटमेंट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन। इसका मतलब इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में लिखा गया कोड अनरीचेबल कोड हो जाता है। इसका मतलब कि वो जो कोड आपने रिटर्न के बाद में लिखा है वो कंपाइलर कभी कंपाइल ही नहीं कर पाएगा, अगर कंपाइल ही नहीं होगा तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका आईडी जो है वो इतना स्मार्ट होता है कि ये चीजें भी आपको बता देता है कि आप इस लाइन के नीचे अपना कोड मत लिखो, क्योंकि ये अनरीचेबल कोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ऐड के ऊपर देखूं तो एक रेड लाइन आ रही है, और वो कह रहा है कि भाई यार आपको कोई ना कोई है ना वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं वो तब पॉसिबल है जब आप टाइप वॉइड दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वॉइड कर देता हूँ तो ये एरर हट जाएगी, हट गई एरर। अगर मैं वापस इसको इंट कर देता हूँ, इसका मतलब ये है ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी ही पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह स्ट्रिंग दे देता हूँ, अगर मेरे को स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करवाना होगा। बट वापस हम इंटीजर पे आ जाते हैं, ये सिर्फ समझाने का था, इससे आप ये ना समझे कि इंटीजर के केस में ही होगा। कोई भी दूसरा डेटा टाइप अदर देन आप वॉइड, अगर यहाँ पे कोई डेटा टाइप लिख रहे हो तो आपको वो डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी, और रिटर्न करवाने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, और ये जहां पे भी आप लिखोगे ये लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपके फंक्शन का। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है, एग्जीक्यूशन में करना है, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो इस रिटर्न स्टेटमेंट के पहले करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट a कॉमा b, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ हमारा 5 और 6 वैल्यूज आ गई है, और अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सम रिटर्न करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर सम इक्वल्स टू a प्लस b भी कर सकते हो, और रिटर्न में आप डाल सकते हो रिटर्न सम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिटर्न स्पेस सम लिखा, तो ये सम क्या एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया था इंटीजर, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यू शुड एंड विद द रिटर्न स्टेटमेंट हैविंग एन इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ मैंने इंटीजर वैल्यू डाल दी है। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं, यहाँ मैं स्ट्रिंग लेता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे फिर से एरर आती है, वो रब यहाँ आती कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जब फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तब तो आप रिटर्न टाइप डाल रहे हो स्ट्रिंग, और जब आप एक्चुअल में रिटर्न कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर तब आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्या वैल्यू एज अ रिजल्ट इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में चाहिए। अगर इंटीजर चाहिए तो वही चीज आपको लास्ट में रिटर्न करवानी है। और अगर मैं इसके नीचे कोई भी कोड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम इक्वल्स टू a प्लस a, ठीक है, और मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ देखो ये डेड कोड, इसको हम कह सकते हैं डेड कोड या अनरीचेबल कोड, यहां लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोड कभी एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर इस लाइन, देखो अब अपन एक और चीज समझते हैं,
मैं यहाँ पे इसको जब भी यूज़ करूँगा तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, जैसे मेरे को ऐड करना है। ये चीज़ हमको समझ में आ गई, तो मैं इन सबको अब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हम आ जाते हैं ऊपर और अब मैं क्या करने वाला हूँ, माई सी डॉट ऐड। ठीक है, और जब मैं इस ऐड को कॉल करूँगा तो यहाँ जब कंपाइलर आएगा, मेन इग्निशन पॉइंट तो ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में इस ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये कहाँ ले जाएगा, मेरे को सीधा इस जगह पे ले जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूशन में आएगा। और जैसे ही कोड ये एग्जीक्यूशन में आएगा तो जो ये लाइन है लास्ट वाली, जैसे ही रिटर्न मिलता है ये वापस कहाँ चला जाएगा, इसके नेक्स्ट लाइन पे, इस जगह पे। इस जगह पे जो भी कोड लिखा होगा फिर वो एग्जीक्यूशन में आएगा और यही सेम प्रोसेस पहले कंपाइल होता है देन एग्जीक्यूशन में आता है। तो कंपाइलेशन के दौरान ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंपाइलर स्विच होगा जैसे ही फंक्शन कॉलिंग होती है। तो फंक्शन कॉल होते है, उस फंक्शन के अंदर जाएगा और लाइन बाय लाइन उस फंक्शन के अंदर लिखे गए कोड को कंपाइल करेगा और जैसे ही उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है तो वापस आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, वो कब लिखते हैं, जब वॉइड होता है। तो वॉइड के केस में एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रिटर्न नहीं होता है। वहां इम्प्लिसिटली यानी कि इंटरनली रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होता है और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, यानी कि रिटर्न नल करता है। ठीक है, तो वॉइड का मतलब ही खाली है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न नहीं करवाने के लिए आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई रिटर्न करवाना है इसीलिए तो आपने टाइप मेंशन किया है। तो रिटर्न क्या करवाना है इसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि सेल्फ डिफाइंड है। अब यहाँ पे अगर मैं इस ऐड फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करूंगा, जैसे मैंने एक बार कॉल किया, फिर माय सी, थोड़ी देर बाद में मेरे को फिर एडिशन की जरूरत पड़ी। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जितनी बार भी ये ऐड फंक्शन कॉल होगा उन सभी बार ये 5 और 6 को ही ऐड करेगा, क्योंकि आपने एडिशन में तो यही कर रखा है। ठीक है, तो ये फिर से अगर देखा जाए हमारी रिडंडेंसी को तो हटा रहा है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसको और डायनामिक बनाने के लिए, मतलब कंप्लीट डायनामिक तो तब होगा जब हमारा डेटा ही डायनामिक आ रहा हो, लेकिन अभी के लिए और डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पैरामीटर्स को। तो पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 इंटीजर वैल्यू। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो 5 और 6 है ये मैं खुद से ले रहा हूँ यहाँ पे, और हर बार 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐड को कॉल करूँ और साथ में कोई वैल्यू दूं तो उन दोनों के बीच में एडिशन हो जाए, और जो भी एडिशन हो, जो भी सम जनरेट हो, वो मेरे को एज अ रिटर्न वापस मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू लेने वाला हूँ, इंट नंबर 1 कॉमा इंट नंबर 2। ठीक है, अब हमको इंट a कॉमा b की जरूरत नहीं है, a इक्वल टू 5 की जरूरत नहीं है, a इक्वल टू 6 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको हटा देते हैं और a प्लस b की जगह हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम सम। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्यों आई? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने जब फंक्शन को कॉल किया था उस समय कुछ भी पैरामीटर्स ऐड ऑन नहीं थे। अब यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड ऑन हो चुके हैं। तो ये जो 2 पैरामीटर्स है, ये जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये एक्सपेक्टेड रहेंगे कि आपको कॉल करना ही है। आगे हम नेम आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, इनके बारे में समझेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम चाहे तो यहाँ पे इनको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। ठीक है, और कहीं जरूरत है तो उसको हम रिक्वायर्ड भी रख सकते हैं। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, जो वहां पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम ऑप्शनल या फिर एज अ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ मैं 5 और 6 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे को 200 और 300 में एडिशन करना है। ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो प्रिंट डायरेक्टली मैं इसके अंदर करवा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये रिटर्न भी कुछ ला रहा है। ठीक है, वहां तो प्रिंट ही कर रहा था, रिटर्न में कुछ नहीं ला रहा था, लेकिन यहाँ ये एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है हम उसी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो ऐड फंक्शन है रिटर्न में क्या देगा, हमको इंटीजर वैल्यू देगा। यहाँ पे जो ऐड फंक्शन कॉल किया ये भी रिटर्न में क्या देगा, हमको एक इंटीजर वैल्यू देगा। बट डिफरेंस क्या होगा, पहले में जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो 5 और 6 का एडिशन होगी, दूसरे में जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो 200 और 300 का सम होगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बार क्या प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है, एंड सेकंड टाइम क्या प्रिंट हो रहा है, 500 प्रिंट हो रहा है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फंक्शन एक्चुअल में कहाँ यूज में आता है, कैसे यूज करना है, और उनको कैसे क्रिएट करना है। मतलब एक्चुअल में आपको फंक्शन को क्रिएट करना आना चाहिए। जहां पे भी आपको रिडंडेंसी लगे वहां फंक्शन क्रिएट करे, मतलब कि डिक्लेयर करे, उसमें अपनी डेफिनेशन जो रिडंडेंट कोड है उसको डिफाइन करे, और जहां पे भी रिडंडेंट कोड आप लिख रहे थे वहां सब जगह से हटा के इस फंक्शन को कॉल कर दे। इससे आपका जो मल्टीपल लाइन का जो कोड होगा वो मिनिमाइज होके बहुत मिनिमल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम है आपके क्लास के अंदर का वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं उस स्पेशल फंक्शन की जो आपको क्लास के अंदर मिलता है। इसके बारे में हम पहले एक ब्रीफ में समझ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जब हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे। तो अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो यहाँ मैं इस माई क्लास जो मैंने क्लास बनाई है इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ही मैं इसके जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज यहाँ पे
कि जब मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो ये एक फंक्शन की तरह क्यों दिखता है। अगर आप देखो तो ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये जो आपके स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये आपका एक मेथड इन्वोकेशन है। यहाँ पे आपके पैरामीटर्स आते हैं, या कह सकते हो आर्ग्यूमेंट वैल्यूज आती है। मतलब हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहां हम उनको पैरामीटर्स कहते हैं, लेकिन जब फंक्शन कॉलिंग की जाती है तो जो वैल्यूज आप देते हो वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए क्या हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन की तरह क्यों दिख रहा है, उसका रीजन है कंस्ट्रक्टर। जब भी आप किसी क्लास को क्रिएट करते हैं, मतलब क्लास बनाते हैं, और जब उस क्लास का रन टाइम में एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, क्रिएशन लीड्स टू कंस्ट्रक्टर, यानी कि जब भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पे डेफिनेटली है कि एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसीलिए यहाँ पे हम एक्चुअल में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमको रिटर्न करवाएगा, मतलब हमको प्रोवाइड करवाएगा। एंड देन हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और ये फंक्शन कैसा होता है, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल फंक्शन द सेम नेम एज द क्लास नेम। ये एक ऐसा फंक्शन होता है स्पेशल, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम, मतलब ये फंक्शन का नाम क्लास के नेम के जैसा होता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनता है क्लास के नेम से, जो क्लास का नाम होगा उसी के नाम से आपका फंक्शन क्रिएट होगा। और दूसरा क्या है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब वॉइड भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, माई क्लास, और ये इसका कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ अपना इनिशियल, जिसको हम कहते हैं इनिट ब्लॉक, तो इनिट ब्लॉक में अगर आपको कोई कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करवाना है कि जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी समय ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि इनिट, प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे, माई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना, जैसे ही लाइन एग्जीक्यूशन में आएगी, मतलब जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ट्रिगर होते ही ये जो कोड आपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है ये कोड एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। और इस कंस्ट्रक्टर को हम बुलाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि इस कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए, इस कंस्ट्रक्टर को आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ कोड को लिखा है, आपको मैन्युअली लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपके, जैसे ही आप क्लास क्रिएट करते हो तो वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता ही होता है, जो रन टाइम में जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब कॉल होगा, यानी कि वो हमको एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और अभी हम इसको रन करते हैं, तो मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले पहले तो देखो ये प्रिंट हुआ, फिर मैंने इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दैट मीन्स इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, एक प्रिंट करवा दी हमारी वैल्यू को कि माई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा काम करवाना चाहता हूँ वो तब होना चाहिए जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो वो काम मैं इस इनिट ब्लॉक के अंदर कर सकता हूँ। इसको कहते हैं इनिट ब्लॉक ऑफ द क्लास। ठीक है, जो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ लिख रहे हो, तो ये इनिशियलाइज होगा जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद में हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करके हम 2 बार ऐड फंक्शन को यूज कर रहे हैं, और एक बार 11 प्रिंट हो रहा है, एक बार 500 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको एकदम बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ यूज में आते हैं, कैसे इनको इंप्लीमेंट करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, कहाँ यूज करना है। ये बेसिक चीजें आगे जब आप डार्ट के प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, डार्ट के प्रोग्राम्स क्रिएट करने के बाद जब आप फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो इनका रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको इनका एक बेसिक आइडिया होगा तो जब आप फ्लटर डेवलपमेंट करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उसमें डेवलपमेंट करना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।